सभी लोगों का स्वागत हमारे इस मटीरिया मेडिका सीरीज में जो हिंदी में चल रही है। आज की रेमेडी है जेल्सीमियम और डॉक्टर शार्दुल जोशी हमें इस रेमेडी में बताने वाले हैं। आप में से काफी लोगों ने पहले कुछ सीरीज में अटेंड किया है तो आप जानते हैं शार्दुल सर को, बट बाकी लोगों की सहूलियत के लिए मैं बता देता हूँ। डॉक्टर शार्दुल जोशी प्राणा का पार्ट है और वो प्राणा दी अदर सॉन्ग एकेडमी में भी है। प्राणा में वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की स्पेशलिटी ओपीडी देखते हैं और वो हमारी एकेडमी के बहुत ही अहम हिस्से हैं, जिसमें उनके लेक्चर्स बहुत ही सराहे जाते हैं, बहुत ही अप्रिशिएट किए जाते हैं। आप लोग देखोगे कि वो काफी लाइवली स्पीकर है और उनका कंटेंट बहुत ही बढ़िया होता है। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं डॉक्टर शार्दुल को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शुरू करें। थैंक यू डॉक्टर गीतेश। सो ये सीरीज का नेक्स्ट मेडिसिन हमने हिंदी में ये एक नया ट्राई हम कर रहे हैं। एक नई सीरीज हमने शुरू की है हिंदी में। मटीरिया मेडिका का लेक्चर हम दे रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमने अभी तक नाइट्रिक एसिड एपिस मेलिफिका ऑलरेडी हो चुका है, कल हमने नाइट्रोम्यूर देखा है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं जेल्सीमियम। तो ये जो ड्रग का सिलेक्शन है ना, हम ऐसे ही ड्रग्स सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे मेडिसिन सिलेक्ट कर रहे हैं जो एकदम कॉमन है और अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में जो यूजफुल होने वाले हैं। क्योंकि प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस कैसे होता है कि जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, जो कॉमन मेडिसिन है, उससे हमारा 60% प्रैक्टिस चलता है और उससे ज्यादा भी, राइट। एक 50 से 100 के बीच में जो मेडिसिन है जो बहुत कॉमन है, जैसे अभी हम ये सीरीज में ले रहे हैं, ये मेडिसिन अगर अच्छे हो जाए, ये मेडिसिन अगर हम अच्छी तरह से पहचान ले, तो हमारा प्रैक्टिस 60% प्रैक्टिस इजी हो जाएगा, राइट। और 60% प्रैक्टिस इज अ बिग चंक, राइट। तो इसी सीरीज में हम अभी आज डिस्कस करने वाले हैं जेल्सेमियम। तो जेल्सेमियम जेल्सेमियम हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में यूज करते हैं, क्रॉनिक में यूज करते हैं, एक्यूट्स में यूज करते हैं। ओके, तो ये क्लार्क का मैं कोट से हम शुरू करते हैं। क्लार्क ने क्या बोला है कि जो रेड में हाईलाइट किया है, आप पढ़ सकते हो, इट इज कॉन्स्टेंटली मेट विथ एवरी डे प्रैक्टिस। सो केन ने क्या कहा है, इट इज अ ड्रग ऑफ इंपॉर्टेंस इन होम्योपैथी नॉट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सिम्टम्स। ज्यादा सिम्टम्स है इसलिए नहीं है, इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जेल्सेमियम के जो सिम्टम्स है वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक क्लियरली प्रूव हुए हैं और वो हमें क्लियरली प्रैक्टिस में मिलते हैं, और वो भी डे टू डे प्रैक्टिस में। तो हमारी डेली प्रैक्टिस में जेल्सीमियम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसका कोर, उसकी थीम, अगर वो क्या है पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो जेल्सीमियम यूज करने में भी बहुत इजी हो जाएगा और अलग ही मजा आता है, राइट, जब हम मेडिसिन समझ लेते हैं। तो हम वही ट्राई करेंगे, यही क्लार्क का ही हम आगे लेते हैं। क्लार्क, अगर आपने पढ़ा होगा, डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका, बहुत ही यूजफुल बुक है और स्पेशली क्लिनिकल सेटअप में, प्रैक्टिस में रेफरेंस के लिए, राइट। क्लार्क ने 3 वॉल्यूम इसमें लिखे हैं, बहुत सारे रेयर, बहुत सारे कॉमन, अनकॉमन मेडिसिन क्लार्क में इसमें दिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये जब भी रेफर करना रहता है तो मैं बहुत बार ये क्लार्क यूज करता हूँ। तो क्लार्क में कैसा रहता है, क्लार्क पहले इंट्रोडक्शन देता है, फैमिली वगैरह बताता है, और कैरेक्टरिस्टिक करके एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या चैप्टर रहता है क्लार्क में, जो जैसे फाटक या बोरिक में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रहता है। और क्लार्क ऑलमोस्ट पूरा उसका नटशेल में जिस्ट उसमें दे देता है। हमें आदत रहती है, हम बुक खोलते हैं तो यूजुअली वी स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम माइंड, माइंड पहले, फिर पर्टिकुलर थोड़े पढ़े तो, और जनरल,
पर्टिकुलर मोडेलिटीज, राइट? क्योंकि हमें ऐसे बहुत बार होता है कि हम पर्टिकुलर्स पढ़ते पढ़ते और एक पर्टिकुलर नोज पढ़ने के बाद ईयर पढ़ने के बाद में माउथ पढ़ते, माउथ पढ़ने के बाद में थ्रोट पढ़ते, थ्रोट पढ़ने के बाद में नोज में क्या पढ़ा याद ही नहीं रहता, राइट? सो देयर आर सो मेनी पर्टिकुलर सिम्टम्स यू गो ऑन रीडिंग और हमें याद ही नहीं रहता वो, बराबर है? तो वो ये जो पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रहते हैं, जो जनरल रहता है इंट्रोडक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हर एक ऑथर वो उसमें पूरे मेडिसिन का जिस्ट देने का ट्राई करता है। तो ये क्लार्क बहुत ही अच्छी तरह से देता है। क्लार्क केसेस देता है, खुद के केसेस बताता है, दूसरे फेमस होम्योपैथ से उनके केसेस बताता है, उसमें टॉक्सिकोलॉजी बताता है, उसमें एक्शन बताता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक आप जरूर पढ़िए जब भी कोई मेडिसिन आप पढ़ोगे क्लार्क से। तो ये जेल्सीमियम के बारे में हम बात करेंगे। तो जेल्सीमियम में क्लार्क क्या बोलता है? तो लाइक इट्स बोटानिकल रिलेटिव, सो वी नो जेल्सीमियम के रिले दूसरे कौन है फैमिली के भाई बहन? इग्नेशिया नक्सफोमिका, राइट? जेल्सीमियम लोगेनिस फैमिली से है, तो इट कम्स क्लोज विथ नक्सफोमिका एंड इग्नेशिया बिकॉज ऑफ केमिकल। उनका जो ये रहता है, उनके एक्टिव प्रिंसिपल्स रहते हैं वो एक जैसे रहते हैं, राइट? तो वो सभी ये सभी मेडिसिन में हमें क्या दिखता है? एक्शन ऑन नर्वस सिस्टम। इन नक्सोमिका ऑल्सो एक्शन ऑन मसल स्पैज्म। नक्सोमिका में हम देखते हैं कन्वर्जेंस विथ कॉन्शियसनेस, राइट? इग्नेशिया में हम देखते हैं एक्शन ऑन नर्वस सिस्टम, एक्शन ऑन माइंड एंड इमोशंस। तो जेल्सीमियम में भी एक्शन रहता है नर्वस सिस्टम पे, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज द ग्रेट पैरालाइजर ऑफ होम्योपैथी और मटीरिया मेडिका। तो इसका मेन एक्शन क्या रहता है? इट प्रोड्यूसेस जनरल स्टेट ऑफ पैरासिस मेंटल एंड बॉडीली। ये जो सेंटेंस है ना सेकंड, ये आपके दिमाग में इम्प्रिंट करके लेना है, राइट? मैं फिर से पढ़ता हूं। इट प्रोड्यूसेस अ जनरल स्टेट ऑफ पैरासिस मेंटल एंड बॉडीली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पे हम दिखता है व्हेन वी गेट मेंटल एंड बॉडी, राइट? माइंड एंड बॉडी का जहां पे हमें कोरिलेशन दिखता है, जहां पे वो साथ में आते हैं, जहां पे वो सिंक हो जाते हैं, वो चीज रहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। वेयर माइंड एंड बॉडी स्पीक्स द सेम लैंग्वेज, बराबर है? तो एक जैसा बोलते हैं वो। तो ये पैरेसिस हो जाता है। तो ये जो है ना, ये थीम है जेल्सेमियम का, पैरेसिस, ओके? तो उसके वजह से क्या हो जाता है? तो माइंड में हमें स्लगिशनेस मिलता है, वीकनेस एंड स्लगिशनेस ऑफ माइंड। और बॉडी लेवल पे मस्कुलर सिस्टम इज रिलैक्स्ड, और वो रिलैक्सेशन की वजह से, पैरासिस की वजह से माइंड भी स्लगिश, रिलैक्स, वीक हो जाता है, और बॉडी भी, मसल्स भी रिलैक्स और वीक हो जाती है। लिम्स बिकम हेवी एंड इट इज, यू कैन नॉट मूव। वो हिलाने में, आपको मूव करने में बहुत तकलीफ हो जाती है, क्योंकि पैरासिस हो जाता है, मसल्स पे वीकनेस आ जाता है। और अगर मसल्स वीक है तो आपको चलना, मूवमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये उसका जनरल थीम है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये अनफोल्ड होते जाएगा स्लोली स्लोली। तो ये क्लार्क आगे क्या बोलता है? द सेम पैरेटिक कंडीशन इज शोन इन द आईलिड्स कॉजिंग टोसिस, इन द आई मसल्स कॉजिंग डिप्लोपिया, in the esophagus causing loss of swallowing power, in the anus which remains open in diarrhea from depressing emotions or bad news, and in relaxation of the genital organ। तो आप देख रहे हो कि ये पैरासिस जो है माइंड पे भी है, बॉडी पे भी है, मसल्स पे है, और उसके साथ साथ इतने सारे ऑर्गन्स पे है। तो ऑलमोस्ट अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमें समझता है कि पूरे बॉडी में उसका एक्शन कैसा रहता है? पैरेटिक कंडीशन, पैरेटिक एक्शन है जहां पे वीकनेस हो जाता है मसल्स में। और हम आगे देखेंगे स्पेशली वॉलेंटरी मसल्स लाइक निगलना। सो फॉर डिग्लूटेशन एक्शन, और योर मसल्स ऑफ अकोमोडेशन गेट्स अफेक्टेड। उसके वजह से विजन में अफेक्शन आता है, आईलिड्स अफेक्ट हो जाते हैं, उससे टॉसिस हो जाता है। जो वॉलेंटरी फंक्शंस है जैसे स्पिंक्टर कंट्रोल वॉलेंटरी रहता है, वो भी लूज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है? पैरेटिक और वीकनेस, ओके? और ये पैरेसिस के बाद में क्या होता है? दिस पैरेसिस लीड्स टू फंक्शनल पैरालिसिस।
ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑथर्स है ना, ये वर्ड्स बहुत गिन चुन के, बहुत वर्ड्स को, हर एक वर्ड को इंपॉर्टेंट रहता है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए वर्ड वो कैजुअली कभी यूज नहीं करते ऑथर्स हमारे। तो ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन यानी कौन सा भी फंक्शनल पैरालिसिस रहेगा, दैट यू विल, हमें आपको हमें वो जेलसीएम में दिखेगा, राइट। तो फंक्शनल पैरालिसिस क्या होता है, जैसे नाम ही बता रहा है, इट इज अ फंक्शनल, जिसमें ब्रेन में कुछ भी पैथोलॉजी नहीं है, कुछ भी ऑर्गेनिक डिसीज नहीं है, वो डिसीज नहीं होते हुए भी पैरालिसिस डेवलप हो जाता है, यूजुअली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इमोशंस और अनेक कारण रहते हैं। लेकिन हमें क्या दिखता है, पैरेटिक कंडीशन, पैरेसिस एंड देन पैरालिसिस। ओके, तो इसका जीनियस क्या है ये सब पढ़ने के बाद में? तो जीनियस ये है ना, ये टर्म ये हमें बोगर में मिलती है। बोगर ने हमें ये बताया है, बोगर इसके बारे में बोलते हैं, आपने बोगर सिनॉप्टिक की करके एक छोटा बहुत इंपॉर्टेंट मस्त बुक है, अगर इफ यू सी, वो बुक का स्ट्रेंथ ऐसा है कि द एफिनिटी ऑफ मेडिसिन बहुत अच्छे से दिया हुआ रहता है, ऑरम का एक्शन हार्ट पे होता है, बट इफ यू रीड बोगर, बोगर गिव्स एक्शन ऑन द हार्ट, स्पेशली वाल्व्स एंड राइट साइड ऑफ द वाल्व। इतना स्पेसिफिक एफिनिटी बोगर देता है। और बोगर बोलता है जीनियस ऑफ द मेडिसिन इज द सेंट्रल थीम ऑफ मेडिसिन। और ये जीनियस क्या होता है, जीनियस इज द कॉमन थ्रेड विच रन्स थ्रू द ऑल पैथोगनोमिक सिम्टम कॉम्प्लेक्सेस, यानी जो भी सब सिम्टम कॉम्प्लेक्सेस है, जो भी एरियाज अफेक्टेड होते, उसमें वो कॉमन थ्रेड है, वो सभी को जोड़ता है, वो एक कड़ी है, उसके हम जीनियस बोलते हैं, राइट। वो हर जगह पे प्रेजेंट रहता है, माइंड पे भी रहेगा, फिजिकल जनरल में भी दिखेगा, पर्टिकुलर्स में दिखेगा, हेड में दिखेगा, बैक में दिखेगा, एक्सट्रीमिटीज में दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज जीनियस। और अगर ये हमें समझ में आ गया, ये अगर हमारे पकड़ में आ गया, तो वो मेडिसिन भी हमारे पकड़ में आ जाता है। फिर पर्टिकुलर, हर एक पर्टिकुलर याद रखना जरूरी नहीं है, और फ्रैंकली स्पीकिंग आपको भी एक्सपीरियंस रहेगा, वो पॉसिबल भी नहीं है, राइट, हर एक पर्टिकुलर याद रखना। तो अगर हम ये जीनियस समझ जाते हैं तो हमें मेडिसिन समझ में आता है। इसका जीनियस क्या है, हमने देखा, क्लास ने बोला, जैसे लिखा है, स्टेट ऑफ पैरेसिस, मेंटल एंड बॉडीली पैरेसिस। ओके, तो ये पैरेसिस क्या होता है, पैरेसिस इज नथिंग बट वीकनेस ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट्स। ओके, वीकनेस ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट्स यानी जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, हमारा विल पावर का कंट्रोल होता है। जैसे मेरा हाथ अभी मैं हिला रहा हूँ, मेरा पैर हिलाना, मेरा चलना, उठना, बैठना, खाना, मुंह खोलना, निगलना, आंखें खोलना, ये सब मेरे वॉलेंटरी मूवमेंट है, राइट। इसका जो है ना, इसका वीकनेस, इसका पैरेसिस, इसका पार्शियल लॉस ऑफ पावर हो जाता है, ये सब चीजों का। ओके, दैट इज पैरेसिस। तो ये पैरेसिस का मतलब है वीकनेस। वीकनेस कहाँ कहाँ पे, माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे, हर एक लेवल पे वीकनेस दिखता है। अगर आप ये पढ़ते हो, बोगर पढ़ते हो, तो बोगर फर्स्ट लाइन स्टार्ट क्या करता है, एकिंग, टायर्ड, वीक, हेवी, सोर, स्पेशली लिम्ब, ये पहला सेंटेंस है। ये बोगर का फर्स्ट सेंटेंस में यूजुअली वो पूरा जीनियस दे देता है मेडिसिन का। तो इसमें एकिंग है, वीकनेस, टायर्डनेस, सोरनेस, हेवीनेस। तो ये वीकनेस है, ये वीकनेस हमें हर जगह पे दिखता है, उसके माइंड में दिखता है, उसके थिंकिंग पैटर्न में, उसके रिएक्शन में, उसके एक्शन में हमें वीकनेस दिखता है, उसके फिजिकल मूवमेंट में, फिजिकल लेवल पे हमें वीकनेस दिखता है। ओके, तो हम आगे देखते हैं मेडिसिन। तो ये बैकग्राउंड में रख के अभी हम पूरा मेडिसिन अंडरस्टैंड करेंगे। कॉमन नेम येलो जैस्मिन, लोगेनियसी फैमिली है, one of the jasmine. So word came from Italian gelsomino for jasmine. और ये प्लांट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, ये क्रीपर है, क्रीपर और क्लाइंबर, राइट। तो ये क्या करता है, दूसरे पेड़ के ऊपर ग्रो होता है। वो कैसे, ट्विनिंग स्कीम है, यानी घूमते घूमते ऐसे स्पाइरल वे में वो बढ़ते जाता है किसी दूसरे पेड़ का सपोर्ट लेके, और ये 6 to 9 फीट बढ़ता है, राइट।
यानी करीब करीब 18 से 20 फुट तक ये बढ़ सकता है, लेकिन ये दूसरे पेड़ का सपोर्ट लेके बढ़ता है, बिकॉज ये क्रीपर है। और ट्विनिंग, ट्विस्टिंग, स्पाइरल उसका स्टेम रहता है। इसका इंपॉर्टेंस हम आगे देखेंगे, बिकॉज हम पढ़ते हैं ना कि मटेरिया मेडिका में एक्सीडेंटल प्रूविंग, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, टॉक्सिकोलॉजिकल रेफरेंसेस, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, ये सब हम यूज करते हैं वो मेडिसिन अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, तो हिस्ट्री में वो मेनली किस चीज के लिए यूज होता था? एज अ पेन किलर, न्यूरालजियाज, और कभी कभी ओपियम को सब्सटीट्यूट करने के लिए। बिकॉज पुराने जमाने में जो वॉर होते थे, बहुत सारे वॉर होते थे, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, वो सब वॉर होते थे। वॉर में जब इंजर्ड हो जाता था सोल्जर, तो उसको ओपियम देते थे, ओके, या मॉर्फिन देते थे। तो उसका सब्सटीट्यूट भी ओपियम यूज करते थे, माइग्रेन में यूज करते थे। फॉर फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड एज फेब्रिफ्यूज ओल्डन फार्माकोपिया में। तो फेब्रिफ्यूज यानी जो बुखार कम करता है। सो इट इज यूज्ड फॉर फीवर, इन्फ्लुएंजा एंड रेस्पिरेटरी कंप्लेंट। ओके, तो उसका टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? उसका मेन इफेक्ट हमने देखा है कि क्लार्क ने क्या बोला, इट कॉज पैरालिसिस ऑफ मोटर नर्व, ऑफ मसल्स, ऑफ माइंड। तो इसका मेन एक्शन रहता है ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे। ओके, तो ये टॉक्सिक रहता है, ऑल पार्ट्स ऑफ टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक रहता है। यहाँ पे देख सकते हो 4 ml ऑफ फ्लूइड एक्सट्रैक्ट इज जस्ट इनफ फेटल डोज, इतना हाईली पॉइजनस है वो। तो इसके इफेक्ट्स हम देखते हैं। तो स्पाइनल डिप्रेशन, एक्शन कहाँ पे होता है? स्पाइनल कॉर्ड पे और ब्रेन पे होता है। तो डिप्रेस करता है, उसके वजह से क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है मोटर नर्व्स, एंड ऑल वी नो दैट मोटर नर्व्स कैरीज द इम्पल्सेस टू मसल्स विच कैरीज द एक्शन, राइट? तो मोटर नर्व को ये अफेक्ट करता है, और उसके वजह से क्या होता है? सेंसेशन ऑफ लैंगर, रिलैक्सेशन, मस्कुलर वीकनेस, पैरालिसिस। ओके, तो लैंगर, लैंगर यानी क्या? लैंगर यानी, लैंगर का मीनिंग होता है लाइफलेस। लाइफलेस यानी जिसमें लाइफ नहीं है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, एकदम डल है, ऐसा उसको कहते हैं लैंगर। तो एक मेरा पेशेंट था, अभी उस अब बहुत फ्रीक्वेंटली कम, फ्रीक्वेंसी कम हो गई उसकी, लेकिन उसको कभी भी, उसको ही यूज टू डेवलप वायरल फीवर, स्पेशली फ्रॉम चेंज ऑफ वेदर। ओके, चेंज ऑफ वेदर हो गया, उसको तकलीफ होती थी स्पेशली। ऐसा ये जो इसके बाद में फेब जैन के बाद में मार्च अप्रैल में चेंज हुआ वेदर, ट्रांजिशन पीरियड में उसको तकलीफ होती थी। और उसका हमेशा का सिम्टम वो रहता था, एंड हर बार वो जेलसीमियम को अच्छा रिस्पॉन्ड करता था कि उसको फीवरिश फीलिंग होता था। फीवरिश फीलिंग के साथ में उसको बहुत बॉडी एक होता था, बहुत बदन दर्द होता था, और ऐसे बोलता था कि उसे बॉडी ऐसा भारीपन हो गया है और किसी चीज में मन नहीं लगता। डॉक्टर, मैं ऑफिस से जल्दी चला आया और सोचा कि जाते जाते आपसे मिलके जाऊं। और वो आता था जल्दी निकल के ऑफिस से, और बोलता था कि कुछ भी करने का मन नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जाके सो जाओ, ऐसे हाथ में पैरों में मेरे भारीपन हो गया है, ऐसे अंदर से बुखार लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जाके सिर्फ सो जाओ, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ना काम में तो मन नहीं लग रहा है, लेकिन बाकी भी किसी, ना टीवी देखने में, ना मोबाइल में, किसी चीज में भी मन नहीं लग रहा है, ऐसे लगता है कि जाके सो जाओ। तो ये जो उसका फीलिंग था, और उसके साथ में उसका एक टिपिकल सिम्टम्स क्या रहता था? ही यूज, उसको फार एकदम पैर ऐसे हेवी हो जाते थे, पैरों में एकदम हेवीनेस हो जाता था, और वो बोलता था कि ऐसे उठाने भी में मेरे को तकलीफ होती है, ऐसे लगता है कि जाके सो जाओ। और टिपिकल जो ये रहता था ऑनसेट, जो जैसे मैंने बोला आपको चेंज ऑफ वेदर से होता है। तो ये जो रहता है ना, ये टिपिकल लैंगर है, और ये लैंगर डेवलप होता है एक्यूट में, फीवर में आपको दिखता है, और हमें वो क्रॉनिक में भी दिखता है, हम देखेंगे कैसे दिखता है। ओके, तो ये ऐसा लैंगर रहता है, और ये पेशेंट हमेशा जेलसीमियम को अच्छे से रिस्पॉन्ड करता था। ओके, तो ये मस्कुलर वीकनेस हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, हेवीनेस हो जाता है, हिलने की इच्छा नहीं होती है, ऐसे लगता है कि जाके सो जाओ। डिफिकल्टी इन यूज ऑफ वॉलेंटरी मसल्स, रिजिडिटी हो जाती है, डिजीनेस, लॉस ऑफ स्पीच, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। अगर आप ये देखोगे तो ये सब क्या है?
ये वॉलेंटरी फंक्शन है, स्पीच, स्वेलोइंग, वो सब डिफिकल्ट हो जाता है। आईलिड गिर जाते हैं, ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड्स, ये तो टिपिकल सिम्टम है ना, जैसे हम काम पढ़ते हैं मटीरिया मेडिका में, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, मुझे नहीं सोना है, वो ड्राउजी हो जाते हैं, मुझे आंखें खुली रखनी है, लेकिन वो ड्रूप हो जाते हैं, वो आंखें गिरी जाती है, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर पाता। ओके, डबल विजन, स्पिंक्टर रिलैक्सेशन, जैसे हमने देखा है कि एंटीसिपेशन कॉजेज डायरिया, टॉक्सिकोलॉजी में देखो एग्जैक्ट हमें उसका रिफ्लेक्शन मिलता है। ट्रेमलिंग बिकॉज ऑफ वीकनेस, ट्रेमलिंग इज देयर, कन्वर्जन, रेस्पिरेशन स्लो फीबल हो जाता है, एंड एक्चुअली डेथ हैपेंस बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। ओके, इट एक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन स्टेम, ओके, एंड हार्ट फेलियर। सो दिस इज द टॉक्सिकोलॉजी। अभी हम देखेंगे कि इसका रिफ्लेक्शन मेडिसिन में कैसे रहता है। ओके, तो एक्शन कहाँ पे है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हमने देखा है, मोटर नर्व्स, मसल्स, नीज, नीज बहुत अफेक्ट होते हैं, नीज में उसकी ताकत ही नहीं रहती है, जब उसका पैरालिसिस हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, दैट वीकनेस कम्स फर्स्ट इन लिम्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू रीड बोगर, बोगर ने तो पहले लाइन में लिखा है एग्रीवेशन स्पेशली लिम, इफ यू रीड विटल कॉज आल्सो हैज सेड स्पेशली मोर, द वीकनेस कम्स फर्स्ट इन एक्सट्रीमिटीज आफ्टर पेन कम्स। ओके, तो वीकल कॉज बोलता है कि वो पहले वीकनेस आ जाता है, उसके बाद में पेन आता है, तो वीकनेस इंपॉर्टेंट, और स्पेशली नीज में। सर्कुलेशन इज स्लो स्लगिश, माइंड भी एक्शन अभी हम देखेंगे। ओके, सो ग्रेट पैरालाइजर, तो ये उसका पैरालिसिस का क्या है, वो मोटर नर्व अफेक्ट करता है ना, तो पैरालिसिस मोटिलिटी का पहले होता है, उसके बाद में सेंसिबिलिटी का होता है। जो माइंड का नमनेस है, जो माइंड सोचने की जो क्षमता है, विचार करने की जो क्षमता है, वो बाद में कम होती है, पहले बॉडी लेवल पे पैरालिसिस हमें दिखता है कम। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, हर ऑथर ने लिखा है, कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन, ओके, ऑफ मस्कुलर सिस्टम। जैसे हमने वो केस में मैंने बोला कि वो ऐसे, वो बोलता है कि ताकत ही नहीं डॉक्टर, ऐसे जो ऐसे लगता है कि जाके लेट जाओ, ऐसे उठने की चलने की भी ताकत नहीं, बोलने की भी इच्छा नहीं है, तो कंप्लीट रिलैक्सेशन हो जाता है, वीकनेस आ जाता है पूरे बॉडी में। और दिस इज द टिपिकल रेड लाइन सिम्टम, डल, ड्राउजी एंड डीजी, 3 Ds ऑफ जेल्सिमियम। ओके, हम इसका भी देखेंगे क्या रहता है, व्हाट इज डलनेस, ड्राउजीनेस एंड डीजीनेस। मेंटल एंड फिजिकल पैरालिसिस, टायर्ड, हेवी, वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डलनेस, ड्राउजीनेस, डीजीनेस है, वैसे ये टायर्ड, हेवी एंड वीक है। ओके, तो ये क्या है, डलनेस, डीजीनेस, ड्राउजीनेस। डलनेस मींस यूजुअली जो मैंने देखा है जेल्सिमियम के एक्यूट में, फीवर में, फ्लू में बहुत अच्छा एक्शन रहता है। डलनेस और ड्राउजीनेस बहुत कॉमन है। ओके, डलनेस यानी क्या है, लैकिंग लाइवलीनेस, बोरिंग, स्लगिश, स्लो, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या आज हम बोलते हैं ना कि यार आज दिन कितना डल है, मौसम कितना डल है, कितना डल जा रहा है दिन, कुछ भी हैपनिंग नहीं है। ये जो हैपनिंग नहीं होती है, दैट इज डल, लैकिंग रिस्पॉन्सिवनेस, नो अलर्टनेस, इनसेंसिटिव, ऐसा, आंखें ड्रूप्ड, राइट, डल। तो ये डलनेस हमें दिखता है, ये डलनेस होता है आफ्टर सम एक्साइटिंग कॉज, आफ्टर सम एलिमेंट फ्रॉम, वो हम देखेंगे माइंड में कैसा डलनेस होता है। उसके बाद में रहता है डीजी। व्हाट इज डीजीनेस, डीजीनेस नथिंग बट अ वर्टिगो। ओके, वर्टिगो, वर्लिंग सेंसेशन, और उसके वजह से क्या होता है, देयर इज ऑलवेज फियर ऑफ फॉलिंग। वीकनेस की वजह से मेरा नीज वीक है, मेरा गेट अनस्टेबल है, आई एम नॉट एबल टू सपोर्ट, माई लेग्स आर नॉट एबल टू सपोर्ट माई बॉडी, तो आई हैव फियर ऑफ फॉलिंग, और उसमें से मुझे सब घूमता है, दैट इज डीजीनेस। एंड ड्राउजीनेस इज स्लीपी एंड लिथार्जिक, हाफ अस्लीप। ड्राउजी हम कब होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें ऑर्गेनन होता है, राइट, कॉलेज में ऑर्गेनन एंड फिलोसॉफी ओपी का लेक्चर रहता है, और ऑर्गेनन का लेक्चर स्पेशली आफ्टर लंच। इमेजिन, ओके, मैं आपको सिचुएशन सिनारियो बोल रहा हूँ, तो आप भी इमेजिन कर सकते हो कि दोपहर का खाना हुआ है, अच्छे से भरपेट खाना हुआ है, और उसके बाद में ऑर्गेनन का लेक्चर है, और जैसा लेक्चर शुरू हो जाता है, वो एफोरिज्म शुरू हो जाते हैं, तो हमारे आईज कैसे स्लोली स्लोली आईलिड्स ड्रूप, स्लोली स्लोली डाउन होना शुरू हो जाते हैं, हम डेज्ड, ड्राउजी हो जाते हैं, राइट।
ड्राउजी हम कब बोलते हैं, जब हमें सोना नहीं है, वो सोने का टाइम नहीं है और वो स्लीप ओवर पावरिंग है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हमारे स्लीप, दैट इज ड्राउजीनेस, दैट इज टिपिकल ऑफ ड्राउजीनेस। और उसमें हम देखते हैं, हमें एक्सपीरियंस है कि हमारे आईलिड्स का टॉसिस भी हो जाता है, नीचे गिर जाती है। तो दिस इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ ड्राउजीनेस। तो ये डलनेस, डीजीनेस, ड्राउजीनेस जो है ना, ये स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस, ये हर कंडीशन में हमें दिखता है, एक्यूट में दिखता है, क्रॉनिक में दिखता है। अगर ये डलनेस, डीजीनेस, ड्राउजीनेस है, ट्रेमलिंग, वीकनेस है, और प्रोफिज यूरिनेशन और यूरिनेशन एमुलेशन है, ये 2-3 सिम्टम अगर ऐसे है ना, ये आपको कहीं ना कहीं केस में मिल जाते हैं, और ये कंफर्मेटरी सिम्टम है जेलसीमियम के लिए। तो ये ढूंढना है, अगर आपको लग रहा है कि ये जेलसीमियम है, तो ये 2-3 सिम्टम तो पक्का पूछना है आपने पेशेंट। ओके, तो मोटर नर्व्स एंड मसल्स वो हमने देखा। तो मसल्स का इनकोऑर्डिनेशन होता है, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल। चलना है हमें, उठना है, लेकिन हम उठ नहीं पाते। मेनी ऑफ टाइम जेलसीमियम के केसेस में बहुत कॉमन है कि मसल रिफ्यूजेस टू ओबे द विल, यानी मुझे उठना है लेकिन मैं उठ नहीं पाती हूँ। और ये स्पेशली आफ्टर बैड न्यूज, आफ्टर some anticipation, some emotional excitement, something bad is happening, you got some bad news, or sudden emotion or some emotional trauma, and you develop sudden paralysis, sudden weakness in your body, or especially sudden weakness in limb। और वो टाइम पे ऐसा हो जाता है कि पूरी ताकत निकल जाती है और तुम गिर जाते हो। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक केस था माइग्रेन का, और वो केस ऐसा था, द लेडी, द मिडल एज फीमेल, और उसको माइग्रेन था सिंस मेनी इयर्स, वेरी सीवियर वायलेंट माइग्रेन शी यूज्ड टू हैव, और उसके साथ में उसको विजन डिफिकल्टीज होते थे। तो जेलसीमियम इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर माइग्रेन। और स्पेशली याद रखना, माइग्रेन हेडेक कभी भी स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सीपुट गोस टू फोरहेड और वर्टेक्स, पीछे से शुरू हो जाता है, पीछे से वर्टेक, ऑक्सीपुट से, सर्वाइकल रीजन से शुरू होकर आगे जाता है, ये टिपिकल है। और विजन डिफिकल्टीज रहती है, यूजुअली ब्लाइंडनेस और ब्लर्ड विजन बिफोर एंड ड्यूरिंग हेडेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोम्यूर में जिगजैग आता है आंखों के सामने, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ग्लोनाइन में डॉट्स आते हैं, स्पार्कल्स या डॉट्स इन फ्रंट ऑफ आई। बट इन जेलसीमियम ब्लर्ड विजन, डीमनेस ऑफ विजन, ब्लाइंडनेस ऑफ विजन बिफोर एंड ड्यूरिंग हेडेक, एंड स्पेशली फ्रॉम ऑक्सीपुट टू फोरहेड। तो उसको ऐसा हेडेक था, और उसका स्टोरी ऐसा था कि ये चालू कब हुआ, विद हर हस्बैंड डाइड। ओके, so her husband was alcoholic and he was admitted in hospital because of liver cirrhosis, liver failure, and he was not improving। और ऐसा था कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी कुछ बोल नहीं सकते, देखेंगे। तो क्या होता, सिनारियो ऐसा था, लेकिन वो जो उसके इन-लॉज थे, वो सब इसी को, वो पेशेंट को ब्लेम करते कि तुम्हारी वजह से वो दारू पीने लगा, तुम्हारी वजह से ये सब हो गया, तुमने ध्यान नहीं दिया। तो सब ब्लेम उस पर डालते थे, उसका बहुत उसको तकलीफ होती थी, और वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी। ये सब होने के बाद में भी सब ब्लेम उस पर आता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में टिफिन देने को गई हस्बैंड को, उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हॉस्पिटल में थे, और वहां पे कुछ तो भी बहुत बड़ा झगड़ा हो गया किसी बात पे, और उन्होंने बहुत उसको भला बुरा कहा, उसको बहुत ब्लेम किया, उसको बहुत चिल्लाए। तो वो झगड़ा हुआ, और उसका अफेक्ट, वो चीज ने उसको इतना अफेक्ट किया, वो बोली कि मेरे ऊपर इतना अफेक्ट हुआ, सारा ब्लेम मुझ पे आया, तो मुझे ऐसे लग गया कि सब बस सब खत्म हो गया, और मैं गिर गई नीचे। मुझे समझा ही नहीं क्या हो गया, मेरे पैरों की ताकत चले गई और मैं सीट पे गिर गई। ओके, तो पूरी ताकत गई और मैं सीट पे गिर गई, और मुझे समझा ही नहीं आगे क्या हुआ। मैं ऑलमोस्ट, मुझे बाद में बताया लोगों ने कि मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा वहां पे बैठी थी, और मुझे उठना था लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी, मुझे बात करनी थी लेकिन मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रहा था, और ऐसे लग रहा था कि पैर पूरे भारी हो गए, और मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो ये जो टिपिकल है ना, ये जो एग्जाम्पल है, ये हमें बहुत दिखता है जेलसीमियम में। मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल,
मुझे उठना है लेकिन उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे चिल्लाना है लेकिन आवाज नहीं निकल रहा है, मुझे निगलना है लेकिन यहाँ पे लंप है, अंदर नहीं जा रहा है। तो दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ इग्नेशिया जेलसीमियम की यहाँ पे लंप लगता है और वो अंदर नहीं निकल सकती मैं। ओके, तो ये दिस इज वेरी टिपिकल एग्जांपल ऑफ फंक्शनल पैरालिसिस। स्पिंक्टर पैरालिसिस, स्पिंक्टर पैरालिसिस तो हमें पता है एंटीसिपेटरी एंजाइटी, जेलसीमियम इज वन ऑफ द मेन मेडिसिन फॉर एग्जाम फंक लाइक अर्जेंटम नाइट्रिकम। ओके, तो क्या होता है इसको, अर्जेंटम नाइट्रिकम इज वेरी नर्वस काइंड ऑफ, नर्वी काइंड ऑफ मेडिसिन, हरीड हेस्टी। अर्जेंटम का रूब्रिक है एंजाइटी व्हेन टाइम सेट इन, मुझे अभी 1 घंटे में पहुंचना है, मेरी एंजाइटी शुरू हो जाती है, मैं इतना घाई करता हूँ, टाइम पासेस टू स्लोली, मुझे ऐसा, मैं अर्जेंटम का बोल रहा हूँ डिफरेंशिएशन के लिए, तो टाइम पासेस टू स्लोली, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये कैब ड्राइवर कितना स्लो चला रहा है। वो अर्जेंटम टेंशन में आ जाता है, बोलता है अरे भाई तू जल्दी चला, तू क्या बैलगाड़ी चला रहा है क्या। उसको ऐसा रहता है कि टाइम से पहले आधा घंटा पहुंच जाए, इज अर्जेंटम। अगर वो नहीं पहुंचे तो उसका एंजाइटी शुरू हो जाती है, बिकम वेरी रेस्टलेस, वेरी हरीड। ओके, हेस्टी इन टॉकिंग, हेस्टी इन एक्शन, टिपिकल अर्जेंटम। और जेलसीमियम है, जेलसीमियम ऐसा है कि उसको वीकनेस ऑफ माइंड है, पैरेसिस है, माइंड बॉडी का वीकनेस है, तो एंटिसिपेशन से क्या हो जाता है, एक तो उसका कॉन्फिडेंस कम है बिकॉज ही नोज दैट आई एम वीक, बराबर है। तो जब एंटीसिपेशन, स्टेज फ्राइट उसको रहता है, पब्लिक में अपीयरिंग में उसको प्रॉब्लम रहता है। अभी जब जेलसीमियम को ऐसा रहता है कि अभी नेक्स्ट इसके बाद में दूसरा नंबर तुम्हारा, तो जेलसीमियम का सब शुरू हो जाता है, जेलसीमियम डेवलप द urge for stool, he goes and passes the stool, sphincter becomes relaxed, उसको जाके स्टूल पास करना पड़ता है, यूरिन को जाना पड़ता है, स्फिंक्टर उसका कंट्रोल नहीं कर पाता वो प्रेशर, एंड ही बिकम्स पैरेटिक, वीक, वो पूरा बैठ जाता है, अपोजिट टू अर्जेंटम। अर्जेंटम इज वेरी रेस्टलेस, वेरी हरीड, जेलसीमियम बिकम स्लगिश, स्लो, उसका माइंड भी थिंकिंग करना भूल जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, अरे मेरी लाइन क्या है भूल जाता है, पूरा वीक होके वो गिर जाता है, उसके पैरों में ताकत नहीं रहती, खड़ा होता है तो पैर लटपट लटपट होते हैं, कांपते हैं उसके, बिकॉज ऑफ वीकनेस। दिस इज जेलसीमियम। ओके, तो ये स्प्रिंटर पैरालिसिस जो है, जैसा जैसे मैंने अभी एग्जाम फंक बताया या स्टेज फ्राइट बताया, या कुछ भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ट्रैवलिंग पे जाना है, जर्नी पे जाना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करने जाना है, उसको ये सब होता है। ओके, स्प्रिंटर पैरालिसिस, डायरिया। तो पैरालिसिस इमोशन फ्रॉम, देखो फाटक रेपर्टरी में रूब्रिक है पैरालिसिस फ्रॉम इमोशंस, 6 मेडिसिन दिए। फाटक रेपर्टरी इज वेल नोन फॉर, फाटक गिव्स ओनली क्लिनिकली वेरीफाइड सिलेक्टिव मेडिसिन, तो सिर्फ 6 मेडिसिन दिए है, जेलसीमियम इज वन ऑफ द मेडिसिन। पैरालिसिस ऑफ स्फिंक्टर, फाटक ने एक ही मेडिसिन दिया है, जेलसीमियम। ओके, तो सर्कुलेशन इज स्लो स्लगिश, और ये स्लो सर्कुलेशन की वजह से कंजेशन होता है, कंजेशन की वजह से फुलनेस एंड हेवीनेस होता है। ओके, जैसे हमने देखा कि पैरों में हेवीनेस होता है, वैसा गले पे, चेस्ट पे हेवी प्रेशर उसे लगता है, गले में उसको हेवीनेस लगता है। ओके, एक्यूट्स, एक्यूट्स में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, मैं बहुत बार यूज करता हूँ एक्यूट में। और अगर एक्यूट्स आपको इसका समझ आए तो आप केंट पढ़ना, केंट ने शुरुआत ही उसका ऐसा किया है, केंट ने उसको शुरू में ही कंपेयर किया है बेलाडोना और एकोनाइट से, और केंट के हिसाब से जेलसीमियम इज स्लो एकोनाइट, स्लो एंड हॉट एकोनाइट। एकोनाइट क्या ऐसा है कि सुबह मैंने कोल्ड एयर को एक्सपोजर हो गया, मुझे इवनिंग में तकलीफ हो गई, राइट। लेकिन जेलसीमियम को आज मेरा कोल्ड एयर का एक्सपोजर है, मुझे 4 दिन बाद तकलीफ होगी। स्लोनेस इज अ हॉलमार्क ऑफ जेलसीमियम। और जो चीजें कोल्ड वेदर में एकोनाइट को होती है, वही चीजें हॉट वेदर में, समर में जेलसीमियम को होती है, राइट। तो समर, हॉट वेदर एंड स्लोनेस, slowness is very important, like other slow medicines in acute, pulsatilla and bryonia. Pulsatilla comes very close to gelsemium. Pulsatilla has thirstlessness, pulsatilla has sleepiness, pulsatilla has slowness. Bryonia also has slow insidious onset, but bryonia has thirst, that to large quantities cold water, which is opposite to gelsemium. Bryonia also has
aversion to be disturbed, don't want to move. He also want to lie still. But the reason of bryonia is slightest movement causes aggravation. ब्रायोनिया को आई बॉल की मूवमेंट भी पसंद नहीं है. एक रिसेंटली मेरा पेशेंट था डेंगू का, तो उसको ऐसा वो हेडेक था, उसको वो बोलता था डॉक्टर मैंने आंखें इधर उधर की तो भी हेडेक बढ़ता है. तो आई बॉल की मूवमेंट भी, आंखों की मूवमेंट भी हेडेक बढ़ाते. तो उसको नहीं करना है, उसको सोचना भी नहीं है. बात भी मत करो यार, मैं बात करूंगा सोचूंगा तो मेरे ब्रेन में भी मूवमेंट होगी थॉट की, तो वो मूवमेंट भी मुझे नहीं चाहिए. दैट इज ब्रायोनिया. जेल्सिमियम का क्या है, पैरासिस है, वीकनेस है, इतना टायर्ड है, इतना वीक है कि वो हिल ही नहीं पाता है, जाके लेट जाता है. और उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, उसको वीक माइंड है, उसको क्षमता नहीं है आपसे बात करे, रिएक्ट करे, पूरी ताकत चली गई. इसलिए वो जेल्सिमियम को भी चाहिए डोंट डोंट डिस्टर्ब मी, वांट टू बी क्वाइट, और ऐसे जाके मैं सो जाऊं. और जेल्सिमियम सोता है यानी जाके गिरता है बिकॉज ऑफ वीकनेस, ही ड्रॉप्स इन द बेड. ओके, तो दैट इज जेल्सिमियम. तो एक्यूट्स में जैसे मैंने बोला कि इंसिडियस ऑनसेट है. चेंज ऑफ वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट फ्रॉम चेंज ऑफ वेदर. समर, स्पेशली समर कोल्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो अभी सीजन शुरू होने वाला है, समर में जो कोल्ड, सर्दी, खांसी, फ्लू, वायरल्स होते हैं, उसके लिए जेल्सिमियम इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन. और क्या होना चाहिए उसके साथ में, 3 Ds, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, थर्स्टलेसनेस, ट्रेमर एंड वीकनेस. यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है. Urine, usually urine ameliorates the complaint. Profuse flow of urination ameliorates the gelsemium. Okay. So change of weather, warm to wet, and especially spring and summer बहुत important है ये. मैं आपको रूब्रिक दिखाऊंगा बाद में इसके. Lingering acute troubles, acute हो जाने के बाद में weakness रहता है बहुत दिनों तक. Gelsemium is the very good medicine. Always remember. Convulsions जो रहता है ना, वो खींचता ही चला जाता है, खींचता ही चला जाता है, वीकनेस कम ही नहीं होता है. ऑलवेज रिमेंबर जेल्सिमियम. ओके, सो कोराइजा चेंज ऑफ वेदर. ओके, कंप्लीट रेपर्टरी में सिर्फ 9 मेडिसिन दिए है. जेल्सिमियम इज वन ऑफ द मेन मेडिसिन चेंज ऑफ वेदर से जो सर्दी होती है. कोराइजा इन स्प्रिंग, कोराइजा इन समर. सी जेल्सिमियम इज द ओनली मेडिसिन. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो. नेवर वेल सिंस इन्फ्लुएंजा बहुत इंपॉर्टेंट. फाटक ने तो सिंगल मेडिसिन दिया है. फ्लू के बाद में तकलीफ खत्म ही नहीं होती. फीवर जैसे हमने डिस्कस किया. थर्स्टलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके साथ में वीकनेस, टायर्डनेस, डल, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ये सब होना चाहिए. चिल्स जो है वो बैक में होते हैं, यूजुअली स्पाइन में. ठंडी जो लगती है, काटा आता है वो पीठ में आता है, बैक में आता है. और ये जो है ना, ग्रेट वेट, टायर्डनेस इन एंटायर बॉडी एंड लिम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सिम्टम मुझे हमेशा मैंने देखा है कि बहुत बार अकम्पनी करता है फीवर, जेल्सिमियम के फीवर में. ओके, लैंग्विड है, डल है. तो ये देखिए, हेवीनेस, वेरीनेस, फीवर ड्यूरिंग. एक्सट्रीमिटीज का हेवीनेस, वीकनेस, फीवर ड्यूरिंग, जेल्सिमियम इज वन ऑफ द मेन मेडिसिन. तो जेल्सिमियम का ऐसा है कि फीवर में, मैं आपको एक केस बोलता हूँ फीवर का. मेरे पास एक बच्चू 2-3 ईयर ओल्ड बच्चू था, उसका हाई ग्रेड फीवर था, 102, 103 फीवर ही वाज रनिंग. एंड तो वो लाया, तो उठा के लाया उन्होंने, पेरेंट्स ने ऐसे हाथ में उठा के लाया, और ऐसा हाफ अस्लीप, आधे उसके आंखें खुली थी, ऐसा एकदम डल था, ऐसा हाफ अस्लीप, हाफ अवेक स्टेट में था. ओके, सो दिस इज टिपिकल ऑफ ड्राउजीनेस. पेरेंट्स बोलते हैं वो ऐसे पूरा, यानी नींद भी नहीं लगती और वो पूरा जगा हुआ भी नहीं रहता, तो वो बीच की स्टेट रहती है ड्राउजीनेस. ओके, तो वैसा था उसका. थर्स्ट एकदम कम हो गई थी. तो आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज कि थर्स्टलेस है, स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस है, पल्सेटिला, जेल्सिमियम क्या करना है. तो मैंने उसको एग्जामिन किया, तो इंस्पाइट ऑफ 102 फीवर, हाथ पैर उसके ठंडे थे. ओके, तो वो मैंने देखा, वो सिम्टम्स मेरे लिए कैरेक्टरिस्टिक था. तो मैंने रेपर्टरी देखी, तो मैंने देखा कि अरे जेल्सिमियम कवर करते हैं सिम्टम. तो मैंने जेल्सिमियम प्रिस्क्राइब किया. दैट चाइल्ड रिस्पॉन्डेड ब्यूटीफुली टू जेल्सिमियम. तो तभी मैं सीखा कि जेल्सिमियम को उसके फीवर में हैंड्स और फीट, सॉरी, हाथ और पैर जो है वो कोल्ड रहते. लोअर, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज आर कोल्ड ड्यूरिंग फीवर. पल्सेटिला को भी वही सिम्टम होते हैं, लेकिन पल्सेटिला के हाथ और पैर ठंडे रहते हैं.
स्पेशली हैंड्स, ओके, हैंड्स एंड पाम्स आर कोल्ड इन पल्सेटिला, और पूरे हाथ और पैर जेलसीमियम में कोल्ड रहते हैं। तो ये कोल्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, याद रखो कभी भी जेलसीमियम में। तो ये एक्यूट है जेलसीमियम का। फिजिकल जनरल्स में क्या है, जो थर्स्टलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सन, जनरल डिप्रेशन फ्रॉम सन, समर के हीट से उसको तकलीफ होती है। नाइट्रम म्यूर को, नाइट्रम कार्ब को धूप में जाने के बाद में तकलीफ होती है। जेलसीमियम को घर में बैठे बैठे भी, बाहर अभी गर्मी बढ़ रही है, जेलसीमियम को घर में बैठे भी तकलीफ होती है, बिकॉज ऑफ हीट ऑफ समर, नॉट डायरेक्ट एक्सपोजर। एक्सपोजर रहेगा तो होगा ही, लेकिन हीट से भी उसको वीकनेस आ जाएगा। बहुत सारी कंप्लेंट्स उसके समर में एग्रेवेट होती है, कभी भी याद रखो। एग्रेवेशन बाय इमोशन, ड्रेड, शॉक, ऑर्डिल्स, सरप्राइज, ये हम देखेंगे माइंड में। वेदर, ह्यूमिड एंड स्प्रिंग, जैसे मैंने बोला कि स्प्रिंग में कोल्ड होता है, समर में कोल्ड होता है उसको। हीट ऑफ सन, समर, कोल्ड डैम्प वेदर को भी वो सेंसिटिव रहता है। थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स एग्रेवेट करते हैं उसको। एमल्ट्रेशन में प्रोफ्यूज यूरिनेशन, कभी भी याद रखो, हेडेक एमल्ट्रेशन बाय यूरिनेशन टिपिकल ऑफ जेलसीमियम, कभी भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। स्वेटिंग, कंजेशन है, स्लोनेस है सर्कुलेशन में। कंजेशन जो जो मेडिसिन में रहता है उसमें डिस्चार्जेस यूजुअली एमुलेट करते हैं। तो स्वेटिंग, यूरिनेशन, डिस्चार्ज एमुलेशन है, कंटिन्यूड मोशन एमुलेशन है। ओके, तो ये फिजिकल लेवल पे हमने देखा। अभी हम देखेंगे माइंड लेवल पे उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है। ओके, तो माइंड लेवल पे भी वैसा ही रहता है, स्टेट ऑफ पैरेसिस। जीनियस है तो वो हर जगह वही रहेगा। तो माइंड लेवल पे भी कैसा वीकनेस, टायर्डनेस, पैरेसिस हमें दिखता है, वो देखेंगे। देखो, जो भी स्टेट है ना, वो स्टेट बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ कॉज की जरूरत होती है। नाइट्रम म्यूर की स्टेट बाहर आने के लिए डिसअपॉइंटमेंट की चीज जरूरी होती है। स्टैफिसैग्रिया नाइट्रिक एसिड का स्टेट बाहर आने के लिए इंसल्ट, हर्ट या कुछ किसी ने ऑफेंड किया उसकी जरूरत होती है। तो वैसे ही जेलसीमियम का ये स्टेट बाहर आने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? सम एक्साइटिंग न्यूज, बैड न्यूज, सडन इमोशन, फ्राइट, फियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है एक्साइटिंग, और उसके वजह से ये उसका स्टेट बाहर आता है। तो ये इजीली अफेक्ट हो जाता है। देखो, जेलसीमियम में तो ये रहता ही है, वो ससेप्टिबल होता ही ये चीज के लिए, और इससे वो इजीली अफेक्ट होता है। और उसका आउटकम क्या होता है? ही बिकम्स द पैरेटिक, माइंड बिकम्स पैरेटिक, माइंड बिकम वीक, sluggish, slow, tired, unable to think, unable to decide, confused, dazed. Okay, और दूसरे रीजन क्या है? एग्जाम फंक, स्टेज फ्राइट एंड ग्रीफ। सो ग्रीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लोगेनियासी फैमिली जिसमें इग्नेशिया है। जेलसीमियम में इग्नेशिया हमें पता है कि वन ऑफ द मेन मेडिसिन फॉर ग्रीफ। तो ग्रीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगेनियासी में। और इसमें भी देखो सेम इग्नेशिया जैसा सिम्टम है, ब्रूड्स और लॉस, कैनॉट क्राई, रोने का मन कर रहा है लेकिन रो नहीं पा रहे। ओके, तो एग्जाम फंक, और ये एक्साइटिंग कॉज होता है। इससे क्या होता है? बैड न्यूज से अफेक्ट होता है। सी, जेलसीमियम इज वन ऑफ द मेन मेडिसिन। न्यूज बैड, एक्साइटमेंट, एक्साइटेबल, न्यूज बैड आफ्टर जेलसीमियम इज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स को है। तो उसका इफेक्ट ऐसा होता है कि माइंड डिल्यूजन, यू बिकम इंटॉक्सिकेटेड, ही इज एंड मूव व्हेन लाइंग ट्राइंग टू। ये रूब्रिक का मतलब क्या है? ये सब चीज, ये बैड न्यूज, इमोशन, सडन कुछ होता है तो उसका मेरे इफेक्ट क्या होता है? सडन इमोशन, और एज इफ मैं इंटॉक्सिकेटेड हो जाता हूँ। जैसे जो ड्रंकार्ड होते हैं, अल्कोहलिक पर्सन है, आफ्टर उनको जब नशा चढ़ जाता है दारू पीने के बाद में, वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं। उनको कुछ सूझता नहीं, क्या बोलना है, क्या करना है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो स्टेट में हम जेलसी में हम जाता है। ओके, उसका इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। तो ये क्या हो जाता है? जेलसीमियम में हमें साइकोसोमैटिक सिम्टम दिखते हैं। ये माइंड का इफेक्ट हमको बॉडी में दिखता है, साइकोसोमेटाइजेशन, अनेबल टू मूव, शॉक की वजह से मैं स्टिल हो जाता हूँ, ब्लैंक हो जाता हूँ, नम हो जाता हूँ, मैं कुछ मूवमेंट नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता। ये सब हमें इफेक्ट दिखते हैं फ्राइट, फियर, सडन इमोशन और बैड न्यूज के। एंटिसिपेशन ब्रिंग्स ऑन डायरिया, दैट इज वन ऑफ द माइंड्स इमोशंस इफेक्ट ऑन बॉडी। एंड मेंटल प्रोस्ट्रेशन एंड पैरालिसिस। तो ये पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑन माइंड लेवल एंड बॉडी लेवल ऑल्सो। ओके, तो पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज आफ्टर इमोशन, जेलसीमियम is one of the main medicine.
ओके, तो जो इमोशन की वजह से क्या हो जाता है, मेरे हाथ पैर की ताकत ही चली जाती है, मैं हिल नहीं पाता, मैं कुछ बोल नहीं पाता, मैं वैसी की वैसे रह जाता हूँ. दिस इज टिपिकल ऑफ जेलसीमियम. थ्रोट स्वैलोइंग डिफिकल्ट, नर्वस पेन. ओके, देखो कैसे सब वॉलेंटरीली मसल्स अफेक्ट हो रहे हैं, मोटर मसल्स अफेक्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीमिटी स्वैलोइंग के मसल्स अफेक्ट हो रहे हैं. ओके, स्वैलोइंग डिफिकल्ट, हिस्टीरिया. ये तो ये सब इफेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर. ओके, और ये उसके बाद में क्या हो जाता है, ये सडन इमोशन कॉजेस द पैरालिसिस एट माइंड एंड बॉडी लेवल. तुम्हारा माइंड एकदम वीक हो जाता है एंड यू डेवलप लॉट ऑफ फियर, और ये फियर का इफेक्ट भी और बॉडी पे होता है. तो गर्न्सी ने ये फियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त सिम्टम दिया है. फ्राइट इज ऑ स्टक फीलिंग, डीप सीटेड, ऑल एक्साइटिंग न्यूज कॉजेस डायरिया, फीवर. Where muscular power is affected, patient feels utterly without power. पूरी ताकत चली गई है, पूरी कमजोरी आ गई, गलावट हो गई है, ऐसा पूरे शरीर में लगता है आफ्टर सडन इमोशन और शॉक. और उसका पोलैरिटी देखो, ये ऐसे मैंने आपके दिखाने के लिए लाया कि कैसे एक्सट्रीम पोलैरिटी हमें दिखते हैं मेडिसिन में. बोरिक से एब्सोल्यूट लैक ऑफ फियर. दिस इज द कॉम्पनसेटेड स्टेट ऑफ जेलसीमियम और डिनाइल स्टेट. ये स्टेट में पेशेंट और डिफिकल्ट रहता है ब्रेक करने के लिए. ओके, तो पहले हम फियर देख लेते हैं. ऑर्डिल का फियर रहता है, ये सिम्टम हम हमेशा पढ़ते हैं. सिर्फ दो मेडिसिन है, अर्जेंटम एंड जेलसीमियम. व्हाट इज ऑर्डिल? तो ऑर्डिल इज अग्नि परीक्षा, राइट. अभी सब टीवी पे रामायण चल रहा है, लॉकडाउन पे हम सब घर पे बैठे, तो उसमें रामायण में अभी क्या है, सीता आई है, राइट में रावण को मार के अभी विक्ट्री हो गई है राम की, और वो आए अयोध्या में. अभी इसके बाद में क्या होता है, कोई तो भी बोलता है कि अरे सीता का प्योरिटी का तो तुमने देखा नहीं, तो उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी. शी हैज टू प्रूव हरसेल्फ दैट शी इज प्योर, शी इज इनोसेंट. तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, अग्नि पे से चलना पड़ता है. दैट इज नथिंग बट ऑर्डिल, अग्नि परीक्षा. मेरी सत्व परीक्षा है, मेरी अग्नि परीक्षा है, जहां पे मुझे प्रूव करना है. वो टाइम को जेलसीमियम को सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, और दैट इज द एग्जैक्ट एलिमेंट फ्रॉम फॉर जेलसीमियम. वो उससे डरता है, अभी मुझे प्रूव करना है, मैं कैसे प्रूव करूं, बिकॉज आई एम वीक मेंटली एंड फिजिकली, आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, मुझे स्टेज फ्राइट है, और उसके वजह से उसको सब तकलीफ शुरू हो जाती है. ओके, तो ऑर्डिल क्या है, सच सिचुएशन लाई हेवी ऑन द पेशेंट एंड पैरालाइजेशन. ये प्रिज्मा में दिया है वर्मिलिन ने. तो ये सब पावर उसके माइंड में, बॉडी में पावर नहीं रहता है, विल पावर उसका कम हो जाता है. तो उसके वजह से फियर्स क्या क्या रहते हैं, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, राइट. उसको डीजीनेस है, चक्कर है, हाथों पैरों में ताकत नहीं है, तो पैरालिसिस है, खड़ा होता है तो पैर कांपते हैं, ट्रेमलिंग है, तो उसको फियर तो रहेगा गिरने का, राइट. तो फियर ऑफ फॉलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, मेरे मसल्स ही मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं कैसे सिचुएशन कंट्रोल करूंगा. तो उससे हमेशा डर रहता है कि आई विल लूज द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. इसलिए मैं डरता हूँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, इसलिए मैं डरता हूँ कोई इनिशिएटिव लेने के लिए, मैं अवॉइड करता हूँ. सी, जेलसीमियम इज अ टिपिकल साइकोटिक मेडिसिन, में अवॉइड करता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. एंटिसिपेशन, अवॉइडेंस एंड एक्सेप्टेंस इज साइकोटिक माइजम. तो मैं क्या करता हूँ, एंटिसिपेशन तो है ही, और मैं अवॉइड करने का ट्राई करता हूँ. फियर ऑफ फॉलिंग, राइट, बहुत टिपिकल सिम्टम है. वन ऑफ द मोस्ट, उसका इक्वल मार्क है बोरैक्स जितना फियर ऑफ फॉलिंग में. ओके, माइंड का सेल्फ कंट्रोल लूज करने का फियर रहता है, वेरी फ्यू मेडिसिन आर देयर. ओके, फियर ऑफ सेल्फ कंट्रोल लूजिंग जेलसीमियम इज हाईएस्ट मार्क मेडिसिन. फियर ऑफ फॉलिंग, देखो अभी यहाँ पे ना बोरैक्स से ज्यादा मार्क्स जेलसीमियम को है. फियर ऑफ फॉलिंग कैरिड वेन एंड होल्ड्स टू मदर, पकड़ के लेता है. जैसा ये क्रीपर है ना, दूसरे पेड़ के सपोर्ट में बढ़ता है, ऐसा ये भी दूसरे का सपोर्ट लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा. वो क्रीपर का भी अगर वो पेड़ का सपोर्ट गया, तो क्रीपर भी, वो पेड़ गिर जाएगा, वैसा ही उसको लगता है. तो ही वांट्स सपोर्ट बिकॉज ही इज पावरलेस, ही वांट्स सपोर्ट, ही वांट्स टू होल्ड समबडी. फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन, लाइक देखो बोरैक्स के साथ जेलसीमियम है, तो फियर ऑफ फॉलिंग डाउनवर्ड मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब मैं गिर रहा हूं तो मैं किसी भी चीज को पकड़ लेता हूं, तो क्लिंगिंग में भी बोरैक्स के साथ हमें जेलसीमियम दिखता है. क्लिंगिंग इन चिल्ड्रन, क्लिंगिंग ग्राफ्स द नर्व्स, कैरिड, जब हम पकड़ते तो भी वो पकड़ता है. तो क्लिंगिंग फॉर सपोर्ट बिकॉज देयर इज लैक ऑफ पावर एट माइंड एंड बॉडी लेवल. ओके,
फियर ऑफ डेथ आ जाता है फाइनली, फियर ऑफ डेथ एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ हार्ट डिसीज, फियर दैट हार्ट विल स्टॉप बीटिंग इफ ही स्टॉप डूइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, हम हमेशा एमएम में पढ़ते हैं, राइट। तो ये सब उसको फियर्स डेवलप हो जाते हैं। ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रीम स्पेशली ऐसे रहते हैं कि ड्रीम फ्राइटफुल रहते हैं, और ड्रीम में यूजुअली एक्सपीरियंस रहता है कि आई लूज द पावर, मेरे पीछे कोई लगा है, मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूँ। तो ये बहुत टिपिकल ड्रीम रहते हैं। दिस इज अबाउट जेएलसी में। तो सेंसेशन मेथड में देखेंगे शंकरन सर ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया है। तो उसका एक्टिव उसका मेन सेंसेशन है शॉक शैटर्ड, लोगेनेसी फैमिली का शॉक शैटर्ड टॉर्न इन पीसेस, शॉक इज सो सडन दैट पैरालाइज द पर्सन। तो देखो यहाँ पे भी पैरालाइज है, ये पूरे फैमिली में शॉक एंड पैरालाइज है, और शॉक इतना खतरनाक है, इतना थ्रेटनिंग है, इतना डेंजर है कि पूरा में कोलैप्स हो रहा हूँ। ओके, so passive reaction is after shock what happens, paralyzed, cannot move, cannot weep, silent grief, हम जब जैसे इग्निशिया में देखते हैं। ओके, beside oneself, so situation is so overwhelming, so overpowering कि मैं उसको सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ओके, एंड आई डेवलप द कन्वर्जन, स्पैजम, ट्रेमलिंग, ये हमें दिखता है। और कॉम्पनसेशन जैसे मैंने बताया आपको कि डिनाइल स्टेज में कॉम्पनसेशन में ऐसे ये लोग दिखाते हैं कि देयर इज नो फियर, कि हमें किसी चीज से डर ही नहीं लगता, वी आर वेरी स्ट्रांग, वी कैन स्टैंड टॉल, वी कैन विथस्टैंड एनी काइंड ऑफ प्रेशर और एनी काइंड ऑफ इमोशन, एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, एनी काइंड ऑफ शॉक। ओके, तो ये है शॉर्ट में जेएलसी में हम। और एक अभी हम केस देखते हैं, ये सब अंडरस्टैंड हमने किया, बॉडी लेवल पे वीकनेस, माइंड लेवल पे वीकनेस, राइट, पैरेसिस है। तो ये केस में कैसे दिखता है, वॉलेंटरी मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, तो केस में हम कैसे दिखता है देखेंगे। तो ये केस 19 ईयर ओल्ड फीमेल है, ये लड़की को अर्टिकेरिया है एंड एलर्जिक राइनाइटिस है। अर्टिकेरिया उसको 1 साल से था, वो उसको एक्ने हो गया था, एक्ने की ट्रीटमेंट लिया उसने, शी टुक सम ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, और उसके बाद में एक्ने तो कम हुआ लेकिन शी डेवलप्ड अर्टिकेरिया, और उसका एलर्जिक राइनाइटिस भी बढ़ गया। ओके, तो अर्टिकेरिया टिपिकली गेट एग्रेवेटेड इन सन एक्सपोजर एंड बाय प्रेशर, लॉट ऑफ इचिंग, स्वेलिंग, वो चेहरा उसका फूल जाता था, और उसके ओठ फूल जाते थे, उसको छुट्टी लेके घर ही बैठना पड़ता था, इतना उसको तकलीफ होता था, वेरी बैड कंडीशन था उसका। कोराइजा था उसको, कोराइजा, वाटरी डिस्चार्ज, हॉट वेदर एंड कोल्ड एयर, कोल्ड एयर से भी तकलीफ होती थी, और हॉट वेदर में तो उसको टिपिकली सर्दी शुरू हो जाता था, वाटरी डिस्चार्ज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग उसको होता था। ये उसका चीफ कंप्लेंट था। उसका लाइफ का स्टोरी ऐसा था कि हर फादर डाइड व्हेन शी वाज वेरी स्मॉल, 10 ईयर ओल्ड, और उसके तो मदर को सब देखना पड़ता था, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, और उसका जो भाई था 2-2.5 साल का, उसको ही गॉट डायग्नोस्ड विद जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, JRA, विच इज अ ऑटोइम्यून कंडीशन, उसको स्टेरॉइड्स लगते। तो वो भाई की इतनी बड़ी बीमारी थी तो सब अटेंशन भाई की तरफ था, ये फादर नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मदर का अटेंशन फादर पे, सब बच्चे पे, ब्रदर पे, मदर सब एंगर पेशेंट पे डिस्प्लेस कर रहा है, इस पे निकालती थी। तो ये लड़की थी ना, ये बहुत अलग कंडीशन में थी कि उसको ऐसा था कि यार कोई नहीं है, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, मेरी तरफ अटेंशन कोई देता नहीं है, सब जो मदर लाड प्यार करती है मेरे भाई को करती है। तो ये उसके मन में धीरे 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 बैठता गया, और वो बचपन से वो उसके मन में था, वो बहुत सैडनेस था, वो बहुत ये था कि पापा की याद आती थी, और मदर के प्रति बहुत गुस्सा उसके मन में डेवलप होने लगा, और उसके वजह से क्या हो गए, फ्रीक्वेंट उनमें झगड़े होते थे, और वो झगड़े होने की वजह से क्या होता था, उसको बहुत गुस्सा आता था, वायलेंट एंगर। लेकिन वो क्या करती थी, वो कंट्रोल करने का ट्राई करती थी एंगर, बिकॉज उसको लगता था अगर मेरा गुस्सा मैंने कंट्रोल नहीं किया तो इट विल बिकम अनकंट्रोलेबल, मैं कंट्रोल से बाहर जाएगा गुस्सा, मैं चीजें तोड़ फोड़ देंगी, मैं नुकसान भी कर सकती हूँ चीजों का, तो मुझे मेरा गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। ओके, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल हमने देखा है ऑलरेडी माइंड में। तो जेएलसी में हैज दैट फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, तो कंट्रोल करने का कोशिश करते थे। और वो क्या बोलती थी, जब गुस्सा हो जाता था तो मैं बहुत बहुत गुस्सा हो जाता था, मैं अवॉइड करने का ट्राई करती थी, लेकिन हो गया, झगड़ा हो गया तो बहुत गुस्सा आता था, और गुस्सा आने के बाद में क्या हो जाता था,
मुझे बहुत बोलने की इच्छा रहती थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी, आवाज ही मेरे मुंह से नहीं निकलता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। और 1 घंटे तक मुझे समझ में नहीं आता था, मेरा सर दुखने लगता था, मेरे पैरों में वीकनेस आता था। गुस्सा आने के बाद में ऐसा लगता था कि पैरों में ताकत ही चली गई थी और मैं घुटने पे गिर जाती थी। और मुझे एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए भी रेंगते रेंगते, मेरे घुटने पे रेंगते मुझे जाना पड़ता था, ऐसे लगता था कि पैरों से ताकत ही चली गई है। ओके, निगलने, मुझे ऐसे लगता था कि बहुत सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसे निगलने में, ऐसे सलाइवा भी निगलने के लिए लगता था कि ताकत लगानी पड़ रही है। तो ये उसको लगता था। पैरों में ताकत नहीं थी, इसलिए उसको पैरों में लगता था कि ट्रेमलिंग है, वीकनेस है, चल नहीं पा रही हो, ऐसा लगता था। तो वो गुस्से में मैं बोला कि क्या एक्सपीरियंस होता था तुमको, ये सब होता था। तो वो बोली मैं ऐसे एकदम स्टिल हो जाती, स्टिल, ब्लैंक, नम हो जाती थी, मुझे सोचता ही नहीं था कि अभी मुझे क्या करना है। जैसे बॉडी लेवल पे हमने देखा वीकनेस, पैरालिटिक कंडीशन जैसे दिख रहे, वैसे उसके माइंड में भी मेंटल पैरालिसिस हो जाता था। ओके, तो ये सब उसको एक्सपीरियंस होता था। और उसने क्या बोला कि डॉक्टर, वो उसी खुद ने बोला कि मुझे फियर के टाइम पे भी, जब मुझे बहुत डर लगता है, सेम एक्सपीरियंस मुझे आता है। ड्रीम में भी उसको क्या दिखते हैं, प्रलय, डिजास्टर के, एक्सीडेंट के, फॉलिंग डाउन के, उसमें भी वो जब उठती है ड्रीम से घबरा के, सेम एक्सपीरियंस उसको दिखता है, उसको शी एक्सपीरियंस द सेम थिंग। ओके, फियर में उसको वाटर का है, बैड न्यूज का है, हाई प्लेसेस का, डार्क का फियर है, स्ट्रेसफुल इवेंट बिफोर एग्जाम, और रिजल्ट से पहले उसको बहुत डर लगता है, एग्जाम से पहले उसको डर लगता है। और उसका रिएक्शन भी अगेन सेम एक्सपीरियंस जो हमने यहाँ पे देखा, वीकनेस, डलनेस, नॉट एबल टू स्पीक, नॉट एबल टू मूव, ऐसा उसको होता था। तो वो, ये सब की शुरुआत कैसी हुई ये कंप्लेंट की, वो बोले कि डॉक्टर एक्चुअली 12th में क्या हुआ, मैं बहुत होशियार लड़की थी और मैं फेल हो गई। और फेल हो जाने के, वो फेल हुई, वो इतना बड़ा मेरे लिए शॉक था, उसने वर्ड क्या यूज किया, वो धक्का था, मुझे धक्का लगा। और वो जब मैं रिजल्ट देखती गई और मैंने देखा कि मैं फेल हो गई थी, तो आई बिकम स्टिल, नम। और उसके बाद में मेरा धीरे धीरे हेडेक चालू हो गया, और ऐसे लगा कि अरे चेस्ट पे पत्थर रख दिया किसी ने। और अगेन वो एक्सपीरियंस लॉस ऑफ पावर। और उसके बाद में ही धीरे धीरे उसको एक्ने और वो फिर आर्टिकेरिया और वो सब शुरू हो गया। तो ये शॉक उसका मेन रीजन था उसके पीछे। फिजिकल जनरल्स में थर्मल्स टुवर्ड्स चिली, क्योंकि कोल्ड, इन जनरल कोल्ड को वो सेंसिटिव है ज्यादा। फूड में क्रेविंग, बहुत कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखा मुझे फिजिकल जनरल्स में। नॉनवेज क्रेविंग है, स्वीट सॉल्टी एवर्जन है, पर्सपिरेशन है, मेंस्ट्रुअल रेगुलर है। जो कुछ मुझे मिला ना, कि वो उसका एक्सपीरियंस है, और वो इमोशन के बाद में या शॉक के बाद में मुझे एग्जैक्ट मिला। और वो फियर में भी मिला, ड्रीम में भी मिला, स्ट्रेसफुल इवेंट में भी मिला। दैट इज द जीनियस, दैट इज व्हाट गोबर सेज, कि वो हर जगह पे हमें दिखता है। और टिपिकल इमोशन का इफेक्ट हमें बॉडी पे दिखा। तो ये मेरी टोटलिटी है, ये सिम्टम्स मैंने लिए। माइंड न्यूज एलिमेंट फ्रॉम बैड, इरप्शन सप्रेस, extremities trembling, emotion aggravation, extremities paralysis, emotion aggravation, respiration asthmatic, excitement, emotional aggravation, pain, headache, emotional aggravation, sleepiness, coryza during, yes. So this symptom and generality sun aggravation, जो हमने देखा कि सन से आर्टिकेरिया बढ़ता है, सन से उसका ये बढ़ता है, कोराइजा बढ़ता है। लेकिन ये जो सिम्टम में एक भूल गया आपको बताना, कि उसको जब कोराइजा छींके आती थी ना, उसको स्लीपीनेस डेवलप हो जाता था। वो बोलती थी कि डॉक्टर मैं सो जाती हूँ जब मुझे कोराइजा होता था। और वो फिजिकल साइड से ये मेरा एंट्री पॉइंट था, दिस स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस फॉर जेलसीमियम। और इसमें सिर्फ 7 मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर हम ये टालते हैं रेपर्टरी में, तो कंप्लीट रेपर्टरी में किया मैंने ये, मैक रेपर्टरी में, सिनर्जी सॉफ्टवेयर। तो जेलसीमियम इज द medicine which cover the maximum rubrics, right? नक्सोमिका इग्नेशिया उसके भाई बहन भी है। तो जेलसीमियम कवर्स मैक्सिमम रूब्रिक्स। तो आई वेंट विद जेलसीमियम, तो उसका मैंने जेलसीमियम दिया। आई स्टार्टेड विद 1 एम, लेटर ऑन आई वेंट टू द एलएम पोटेंसी एंड शी रिस्पोंडेड ब्यूटीफुली टू जेलसीमियम। सो फ्रेंड्स, दिस इज द जेलसीमियम, दिस इज द actually presentation of gelsium. Weakness at mind level, she was not able to see, उसको समझता नहीं था, ब्लैंक नम हो जाती थी। बॉडी लेवल पे भी, थ्रोट पे, रेस्पिरेशन में, एक्सट्रीमिटीज में वीकनेस होता था आफ्टर इमोशन, आफ्टर शॉक। So in short, friends, this is the gelsium. So if you have any queries, question, you can ask. That's it from my side.
डॉक्टर गीतेश। डॉक्टर शार्दुल, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। पर एक दो सवाल आए हैं आपके लिए, जो जिसमें से पहला है कि खासकर ग्रीफ के लिए बट इन जनरल भी जेल्सीमियम को इग्नेशिया से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ओके, सो इग्नेशिया जो है, इग्नेशिया और जेल्सीमियम का माइजम अलग अलग है। जेल्सीमियम इज टिपिकली फ्रॉम साइकोटिक माइजम, इग्नेशिया फ्रॉम कैंसर माइजम। इग्नेशिया इज नोन फॉर, हमें जो पता है कि क्रॉनिक ग्रीफ के लिए है। पहले इग्नेशिया के बारे में बात कर लेते, और उसके रूब्रिक क्या है, मेन सिम्टम क्या है, साइलेंट ग्रीफ और ग्रीफ अनडेमोन्स्ट्रेटिव। कि ग्रीफ कैसा रहता है इग्नेशिया का, अनडेमोन्स्ट्रेटिव, वो दिखाता नहीं है। इग्नेशिया इज वेरी काम एंड कंपोज्ड। ग्रीफ कितना भी अंदर दबा हुआ है, इग्नेशिया कभी सामने आने नहीं देता। इग्नेशिया इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। इग्नेशिया पेशेंट को क्रैक करना केस टेकिंग में भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, जेल्सीमियम में भी ये बिकॉज इट बिलोंग्स टू लोगेनियसी, इग्नेशिया का ही वो ये है। लेकिन जो ग्रीफ का इफेक्ट जो होता है इग्नेशिया पे, तो इग्नेशिया सॉरी जेल्सीमियम में, जेल्सीमियम के अभी हम बात करेंगे। जेल्सीमियम का एक तो होता है कि हमें जो मिलता है कि सडन इफेक्ट्स जो मिलते हैं, जो डेथ ऑफ लव्ड वंस है, या डेथ ऑफ जो, या कुछ भी बैड न्यूज है, या सडन कोई इमोशनल ट्रॉमा है, उसके वजह से हमें मिलते हैं। एक तो जेल्सीमियम हिस्ट्री देता है कि उसके इफेक्ट जो बॉडी पे रहते हैं, जैसे पैरालिसिस, ताकत चली जाना, पावरलेस फील होना, ये हमें मिलता है जेल्सीमियम में। इग्नेशिया में यूजुअली जो मैंने देखा है कि इसके जो साइकोसोमेटाइजेशन रहता है वो कन्वर्जन के इसमें रहता है, स्वरूप में रहता है। शॉक के बाद में या डेथ, ऐसे बैड न्यूज के बाद में इग्नेशिया डेवलप द कन्वर्जन, हिस्टेरिकल कन्वर्जन रिएक्शन, दांत उसके क्लेंच हो जाते हैं और कन्वर्जन डेवलप हो जाते हैं। ये टिपिकल है जेल्सीमियम में। जो मैंने मेरे केसेस देखे उसमें वो पेशेंट बोलते हैं कि फर्स्ट चीज मुझे लगती है कि पैरों में ताकत चली गई और मैं गिर गई हूँ। ये टिपिकल जेल्सीमियम और इग्नेशिया का इफेक्ट हमें दिखता है। और साइलेंट ग्रीफ, अनडेमोन्स्ट्रेटिव ग्रीफ इग्नेशिया में उतना जो है वो जेल्सीमियम में नहीं है, उतनी डिग्री जेल्सीमियम में नहीं है। ओके, एक और सवाल भी है जो आ रहा है कि जेल्सीमियम और नाइट्रम्यूर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? किस किस एस्पेक्ट पे? इन जनरल हम देखेंगे, बॉडी लेवल है तो जैसे मैंने बताया कि नाइट्रम्यूर सन एग्रेवेशन, सन एक्सपोजर से एग्रेवेट हो जाता है। माइग्रेन है, माइग्रेन में जिगजैग उसको आंखों के सामने दिखता है बट विजन अफेक्ट होता है। जेल्सीमियम में सन एक्सपोजर, हीट ऑफ सन, ब्लाइंडनेस आता है। नाइट्रम्यूर को मेन अफेक्ट होता है डिसअपॉइंटमेंट इन लव। डिसअपॉइंटमेंट इज द मेन थिंग। जेल्सीमियम को होता है बैड न्यूज, न्यूज, सडन इमोशन। नाइट्रम्यूर डेवलप्स जब ये डिसअपॉइंटमेंट होता है तो नाइट्रम्यूर डेवलप्स हेट्रेड, बिटरनेस और इनडिस्पोज टू द टॉक, टैसिटर्न, अलूफ। जेल्सीमियम है वो लॉस ऑफ पावर, वीकनेस, लिथार्जी, डलनेस, ये होता है। तो आई थिंक ये दो अलग अलग मेडिसिन से तो ये डिफरेंस है। थैंक यू डॉक्टर शार्दुल, बढ़िया रहा आज का सेशन भी। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब अगला जो हिंदी में मटीरिया मेडिका का ये होगा, सेशन होगा, वो मंडे को होगा। वो मैं ले रहा हूँ हिपारसल पे। आप सभी लोगों का उसमें भी स्वागत होगा। इसके अलावा अदर सॉन्ग, प्राणा, होप, ऑनलाइन HMP, यानी कि सर के बुक्स जो है, ये सारे हम लोग मिलके काफी सारे वेबिनार्स कर रहे हैं। आपको पूरा शेड्यूल theothersong.com इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। आप प्लीज इसका फायदा लीजिए। धन्यवाद। Okay, thank you, Dr. Gitesh. Thank you all for patient listening, and see you soon. Bye. Thank you.